हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम्स हुआ था 2 दिसंबर 2022 के जो आपका एग्जाम हुआ था। आप यहाँ पे शिफ्ट की टाइमिंग देख सकते हैं 5:15 पीएम से लेकर के जो है 6:15 पीएम के बीच आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट हुआ था, जिसमें आपके जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से टोटल आपके जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें से आपके जो है 25 क्वेश्चंस बोल सकते हैं कि जो है मेंटल एबिलिटी या फिर जो है रीजनिंग के पूछे गए, और या फिर बोल सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस आपके जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स के पूछे गए, या फिर 25 क्वेश्चंस आपके जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे गए, और बचे हुए 25 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं कि जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जो है डे में 2 दिसंबर 2022 के दिन ये आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट का बेसिकली आपका ये पेपर था। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में जो है टोटल आपके जो 40 सेट्स पूछे गए। इट मींस आप बोल सकते हैं 40 into 25 इट मींस 1000 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए। बाकी की आप बोल सकते हैं कि जो मैथ्स के भी आपके 1000 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद से जो है रीजनिंग के भी 1000 और उसके बाद से जो है इंग्लिश के भी आपके 1000 क्वेश्चंस होंगे, और ये बचे हुए आप बोल सकते हैं कि 1000 क्वेश्चंस आपके जो जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो ये मैं इस चैनल पे जो है आने वाले समय में मैं आपको जो सारे क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप अगर इस चैनल पे नए तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करता हूँ, और ये आप बोल सकते हैं कि मैं इस चैनल पे जो है 5th सेट अपलोड कर रहा हूँ। 4 सेट में इससे ऑलरेडी मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो उन सीरीज को जो है आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीजीएल जैसे एग्जाम्स में जो है कैसे किस टाइप के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बेसिकली जो है प्लेयर सिलेक्ट करना है। ये आपके 4 प्लेयर का नाम यहाँ पे मेंशन है, इसमें से कौन सा प्लेयर है जो बेसिकली आपका बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो अर्चना कामत, सेकंड ऑप्शन है लोवलीना बोरगोहेन, और ऑप्शन थर्ड है आपका जो है हिमा दास, या ऑप्शन फोर्थ आपका जो मोनिका बत्रा। तो याद रखिए बेसिकली आपका लोवलीना बोरगोहेन जो है किस खेल से आपका एसोसिएटेड है, बोल सकते हैं कि बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है आपका ये लोवलीना बोरगोहेन। अर्चना कामत भी आपके ऑप्शन में था, ये बेसिकली आपका जो है टेबल टेनिस प्लेयर है, बोल सकते हैं कि टेबल टेनिस खेलती हैं। और ये लोवलीना बोरगोहेन, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1997 में हुआ था, और इंडियन बॉक्सर है। और ये ब्रॉन्ज मेडल आप बोल सकते हैं 2022 के जो आपका 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसमें आपका जो है वो ये जो है वाल्टर वेट इवेंट में जो है इन्होंने क्या करी थी कि जो है बोल सकते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी कौन आपका जो है लोवलीना बोरगोहेन। और ये बोल सकते हैं केवल और केवल आपके जो है ये ओनली आपके थर्ड इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने क्या करी है कि ओलंपिक्स में मेडल जीती है। क्लियर। हिमा दास के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, हिमा दास भी आपके ऑप्शन में था। बेसिकली इनको हम ढींग एक्सप्रेस के भी नाम से जानते हैं, ढींग एक्सप्रेस। और ये आपके एग्जाम से फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ढींग एक्सप्रेस का जो है किसका निक नेम है। तो आपको याद रखना है हिमा दास को बेसिकली हम जो है ढींग एक्सप्रेस के भी नाम से जानते हैं, और ये इंडियन धावक है, इंडियन स्प्रिंटर है, और ये बोल सकते हैं आसाम स्टेट से बिलोंग करती है। मनिका बत्रा का जन्म कब हुआ था? 15 जून 1995 को हुआ था, और ये इनका जो आप बोल सकते हैं किस खेल से बिलोंग करती हैं, तो टेबल टेनिस ये प्लेयर है आपका ये मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है बेसिकली आपको जो है इसमें से किनको जो है क्या मिला है इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स जो आपके जो है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए बोल सकते हैं कि जो कहां पे जो है आपका जो है एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आपका 2022 हुआ था। तो इसमें से किनको मिला? ए आर रहमान को मिला, या फिर जो संतोष नारायणन को, या फिर जो है हरीश जयराज को, या फिर जो इलैया राजा को। तो याद रखिए किनको मिला था? इलैया राजा को मिला था। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, आपका जो अल्लाह रखा रहमान या फिर जो ए आर रहमान का इनका ये बोल सकते हैं कि नेम है आपका ए आर रहमान का अल्लाह रखा रहमान। और ये इंडियन म्यूजिक कंपोजर है, और बोल सकते हैं कि रिकॉर्डर प्रोड्यूसर, और ये सिंगर, और ये बोल सकते हैं कि सॉन्ग राइटर हैं। ये बोल सकते हैं कि तो किसके लिए जो ये फेमस है, तो इंडियन सिनेमा में फेमस है। प्रीडोमिनेटली जो है ये तमिल बोल सकते हैं तमिल, और उसके बाद से हिंदू फिल्म्स के लिए बेसिकली आपके ये फेमस है। कौन? आपके जो है ए आर रहमान। ये इंडियन म्यूजिक आप बोल सकते हैं कंपोजर है ए आर रहमान। संतोष नारायण के बारे में आप याद रख सकते हैं, ये भी जो है ये कंपोजर और ये म्यूजिशियन है, और ये तमिल फिल्म और उसके बाद से जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आप बोल सकते हैं कि जो है संतोष नारायणन। और ये हरीश जयराज के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, ये जो इंडियन कंपोजर ये आप चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं, और ये बोल सकते हैं कि तमिलनाडु स्टेट से ये भी बिलोंग करते हैं आपके जो हरीश जयराज।
और नेक्स्ट आपको याद रखना है इनके बारे में जो है, इनको बोल सकते हैं कि इनको ये अवार्ड मिला था जो है वन इन्होंने जीता था जो है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, बोल सकते हैं एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था किनको, जो है इलैयाराजा को। और ये इलैयाराजा बोल सकते हैं कि जो है ये इनको अवार्ड भी मिला था कंपोजिशंस के लिए। आप बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टर बेसिकली जो है आप बोल सकते हैं कि किसको, इसके डायरेक्टर्स कौन थे, ये जो फिल्म था उसका डायरेक्टर्स कौन था, तो आप बोल सकते हैं कि अजीत वसन उगी नास और इंडो इंग्लिश ये आपका फिल्म था, बोल सकते हैं कि अ ब्यूटीफुल ब्रेकअप के लिए, जो आपका ये 2 अप्रैल 2022 का ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं करंट अफेयर में बेसिकली ये आया था। तो आप बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है और अप्रैल के क्वेश्चंस आपके जो है पूछे गए, इससे आपको एक आइडिया लग जाए कितने मंथ के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स के कितने मंथ्स पुराने करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2015 में 2015 में बेसिकली प्लानिंग कमीशन को जो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, एमपीसी के द्वारा, एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, या फिर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के द्वारा, या फिर जो है नैफिड, या फिर जो नीति आयोग के द्वारा। तो ये आपको जो है याद रखना है। प्लानिंग कमीशन को जो 2015 में जो है किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, नीति आयोग के द्वारा जो है बोल सकते हैं रिप्लेस किया गया था। और ये नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। और आप बोल सकते हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ था नीति आयोग का, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फास्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव है आपका जो है नीति आयोग का। ये जुरिस्डिक्शन आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है और हेडक्वार्टर्स का है आपका नीति आयोग का नई दिल्ली। और ये चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के, आपके जो है नरेंद्र मोदी। इट मींस जो है आप बोल सकते हैं कि जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बोल सकते हैं कि चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के। और ये इस समय प्रेजेंट आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपके जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस डेट में आपके जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग के कौन है आपके जो है, तो मिस्टर आप याद रख सकते हैं कि जो है परमेश्वरम अय्यर जी है, परमेश्वरम अय्यर आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसके, जो आपके नीति आयोग के। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप बोल सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, परमेश्वरन अय्यर। क्लियर। नेक्स्ट आपको जो फोकस करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ऑप्शन में मेंशन था, नैफिड के बारे में आपको याद रख सकते हैं। नैफिड का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैफिड। और ये इसका हेडक्वार्टर का है नैफिड का मुंबई में, ये भी आपके ऑप्शन में था। तो आप नैफिड का फुल फॉर्म तो कम से कम याद रख ही सकते हैं। और ये सीसीआई के बारे में आप याद रख सकते हैं, इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था आपका जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में का फॉर्मेशन जो है 14 अक्टूबर 2003 में किया गया था, 2003 में किया गया था। और ये आपका जो है प्रेसिडिंग कमीशन आप बोल सकते हैं कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन है आपका। ये आप बोल सकते हैं कि जो है ये प्रेसिडिंग कमीशन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जुरिस्डिक्शन जो है इंडिया रिपब्लिक इन इंडिया, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर का है आपका जो है सीसीआई का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली है। और ये कमीशन एग्जीक्यूटिव एक्टिंग में प्रेजेंट में आप बोल सकते हैं कौन है, तो संगीता वर्मा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपसे पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फार्मूला CH3O6 होता है, जिसका यूज परफ्यूम, फ्रेग्रेंस एंड सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, उस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, एनिसोल, टोल्यूइन, एसिटोफिनोन या फिर एनिलीन। तो ये बेसिकली आपका फार्मूला जो होता है CH3O6 ये फार्मूला होता है आपका एनिसोल का। और मैं आपको बता दूं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। ये आपका जो है CH3O6 जिसे हम एनिसोल के भी नाम से जानते हैं, इसे हम मेथॉक्सी बेंजीन के भी नाम से जानते हैं। बेसिकली बेंजीन क्या होता है, बेंजीन आपका एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला C6H6 होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, C6H6 होता है। और ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका जो है एलिफैटिक होता है और सेकंड आपका जो एरोमेटिक होता है। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत आसानी से लेबोरेटरी में। जब आप एलिफैटिक कंपाउंड की जब मैं बात करूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं एल्कीन के, एल्काइन की, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके जो है ये बोल सकते हैं कि एलिफैटिक होते हैं। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड को सिंपली आप लेबोरेटरी में बहुत आसानी से जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इसको जलाने के बाद ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं, सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन आपके एलिफैटिक कंपाउंड जो होता है ये सूटी फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे और डिफरेंस है, आप केमिकल स्ट्रक्चर पे भी जाकर के जो है वो कर सकते हो। ये बेसिकली आपका हकल रूल होता है, 4n+2 पाई रूल उसे बोलते हैं। तो ये बेसिकली हकल रूल जो होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो करता है, लेकिन आपका ये एलिफैटिक कंपाउंड जो है वो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है।
तो काफी डेप्थ में इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इस पे आपको जो है केवल आप याद रख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है हकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है आपका जो है वो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। क्लियर। और आपको याद रखना है कि बेसिकली जो आपका ये टोल्यूइन क्या होता है, टोल्यूइन की बारे में बात करूं अगर बेंजीन की खोपड़ी पे, बेंजीन की खोपड़ी C6H6 होता है बेसिकली फॉर्मूला, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, ये आपका जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, ये आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, ये आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। और ये आपको जो बेंजीन की खोपड़ी पे अगर आपको क्या दिखे, मिथाइल ग्रुप दिखे, तो ये बेसिकली टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5CH3 होता है। और एसिटोफिनोन के बारे में आप याद रख सकते हैं कि एसिटोफिनोन बेसिकली आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H5CO, और ये आपका जो CH3 होता है। तो ये आपका एसिटोफिनोन का फार्मूला होता है। और ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन होता है। एसिटोफिनोन एक प्रकार का जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन होता है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और ये कलरलेस विस्कस लिक्विड जो होता है आपका प्रिकर्सर होता है, बोल सकते हैं कि यूजफुल रेजिन्स एंड फ्रेग्रेंसेस के रूप में आपका एसिटोफिनोन। एनिलीन के बारे में आपको याद रखना है, अगर बेंजीन की खोपड़ी पे क्या नजर आए, बेंजीन की खोपड़ी पे अगर आपको NH2 नजर आए तो आप कहिएगा कि ये आपका जो है ये पर्टिकुलर कंपाउंड ये किसका फॉर्मूला है, तो आपका ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2 होता है, C6H5NH2 होता है। एनिलीन एक प्रकार का जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन होता है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन होता है जिसको बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियली सिग्निफिकेंट इसका जो कम्युनिटी केमिकल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो वर्सेटाइल स्टार्टिंग आपका ये मटेरियल भी होता है, किसके लिए जो है, फाइन केमिकल सिंथेसिस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं जो आपके ऑप्शन में मेंशन थे। मैं इन सारे पॉइंट्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है और ये भी क्वेश्चंस मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है, बेसिकली यहाँ पे 4 क्वांटिटी दे रखा है कि ये आपका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, वो आपका जो है कौन सी क्वांटिटी होगी, एक्सीलरेशन त्वरण होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन, स्पीड आपका जो चाल होता है और डिस्टेंस आपका जो दूरी होता है, और ये वेलोसिटी आपका जो वेग होता है। तो आपको बताना है ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, स्पीड जो होता है आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। डिस्टेंस बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है वो टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया जाता है, टोटल पाथ लेंथ कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। आपका ये क्या हो सकता है कि मनुष्य भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, या फिर जो है कोई आप बोल सकते हैं कि आपका व्हीकल्स हो सकता है। जो टोटल पाथ लेंथ कवर करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है डिस्टेंस से रिलेटेड, कभी भी डिस्टेंस आपका जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव वैल्यू होता है और एक प्रकार की बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है। और इसमें जो है हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट मींस आपका ये डिस्टेंस आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा या फिर स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस जो एक प्रकार का जो स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि वेक्टर। अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन दोनों रिक्वायरमेंट पड़े तो आप कहिएगा कि आपका ये मतलब जो आपका ये जो क्वांटिटीज जो होता है जो आपका क्या कौन सी क्वांटिटी होती है, आप बोलिएगा कि उस केस में आपका ये क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। लेकिन आप सॉरी ये आपका वेक्टर हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस आपका जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस आपका जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है स्पीड से रिलेटेड। स्पीड के अगर बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पीड जो होता है आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है पर यूनिट टाइम में, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्पीड के नाम से जानते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, साई यूनिट अगर मैं पूछूं तो ये आपको जो है मीटर पर सेकेंड होता है आपका जो है किसका, जो है आपका ये स्पीड का। मीटर पर सेकंड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये स्पीड इक्वल टू आप ऐसे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये बेसिकली आपका फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस बाई टी से। एस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, और टी आपका जो है ये बेसिकली आपका ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर। और ये वेलोसिटी के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बेसिकली आपका स्पीड भी होता है बॉडी में आपका गिवन डायरेक्शन में होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज ऑफ ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। यही आपके जो है क्वेश्चन में पूछा था कि गिवन डायरेक्शन में हम किसको क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम बोल स्पीड को ही जो आपका बॉडी का स्पीड जो होता है गिवन डायरेक्शन में वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और वेलोसिटी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मींस इसको जो है बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है। इट मींस आपका ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और ये वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन आपका जो है ये जीरो भी होता है। वेलोसिटी आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं
क्योंकि अभी आपके ऑप्शन में मेंशन था, इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें ये पर्टिकुलर जो भी फैक्ट मैं डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम्स में उसे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो एसिलेशन या फिर त्वरण किसे कहते हैं? तो एसिलेशन हमें कभी भी देखने को मिलेगा कब? जब आपका जो मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको देखने को मिलेगा एसिलेशन, और इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं जो आपका रेट जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम। जब आपकी वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो? टाइम के साथ चेंज हो, तो उसे हम बोलेंगे एसिलेशन कहते हैं। बेसिकली उसे हम एसिलेशन कहते हैं। एसिलेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी सिंपल फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप इसे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ये आपका जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये बेसिकली आपका जो है, जहां पे v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है और ये आपका u होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर आपकी v की वैल्यू बड़ी है u से, इट मींस बोल सकते हैं कि आपका ये v की जो वैल्यू बड़ी है, इट मींस आपकी फाइनल वेलोसिटी बड़ी है किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। तो आपकी a की जो वैल्यू होगी कभी कैसी होगी? आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये भी आपको ऑप्शन में था, जिसे हम विस्थापन भी कहते हैं हिंदी में, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये डिफिनेशन है। ये बेसिकली आपका ये पॉसिबल शॉर्टेस्ट, कम से कम दूरी बोल सकते हैं कि आपका ये होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? आपका ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस कहीं पे जो ट्रैवल कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उस पे के डायरेक्शन पे भी आपका ये डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो डिपेंड करता है। इट मींस आपका ये डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। इट मींस आपका ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होगी? डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन आपका जो है डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी? डिस्टेंस आपका जो स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को डेल एक्स से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये आपका जो फर्स्ट और ये लास्ट पोजीशन जब आपका डिस्प्लेसमेंट का किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आपका क्या होता है कि सेम होता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है। और डिस्प्लेसमेंट को मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपका ये कोई जो है रेक्टेंगुलर आपका जो है ये पाथ है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, ऊपर गया, फिर उसके बाद से जो यहाँ पे पहुंचा, फिर उसके बाद से फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर उसके बाद से यहाँ पे पहुंचा, और एट द लास्ट में यहाँ पे ही वो आ गया। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पे आ पहुंचा। इट मींस इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? आपका जो है वो जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है। इट मींस आपका जो है याद रखना आपको, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। ये तीनों वैल्यू आपका जो पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिरजू महाराज से, ये बेसिकली आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड है। बिरजू महाराज को जो अवार्ड दिया गया था 2012 में, कौन सा अवार्ड दिया गया था? संगम कला अवार्ड, या फिर फिल्म फेयर अवार्ड, या फिर जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, या फिर जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? तो याद रखिए बिरजू महाराज जी को जो है 2012 में जो है नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन थर्ड आपका जो करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये जो है आपके पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो पंडित बिरजू महाराज आप बोल सकते हैं कि जो है बृजमोहन नाथ मिश्रा, आप बोल सकते हैं कि ये इनका जो है जन्म बोल सकते हैं कि 1938 से लेकर के जो है 16 जनवरी 2012 ये आपके जो है इनकी डेथ भी हुई थी जनवरी 2000 बोल सकते हैं कि 2022 में 2022 में। तो ये इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर आप बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट ये आप बोल सकते हैं कि लखनऊ से बोल सकते हैं कि थे। और ये कल का आपके जो है विंध्याधीन, और इनका घराना क्या था? कथक डांसर थे। बेसिकली आपके ये कथक डांसर से बोल सकते हैं कि ये बिलोंग करते थे। ये इनके घराना का नाम है कलका विंध्याधीन, और ये आपका लखनऊ घराना था, ऐसा बोल सकते हैं। लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं, कथक डांसर थे। और इनको जो 2012 में जो है नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था, किसके लिए? जो बेस्ट कोरियोग्राफर आप बोल सकते हैं कि उन्नई कनाथु। और उसके बाद से जो है ये आपका विश्व रूपम, बेसिकली आपका जो विश्व रूपम के लिए मिला था उनको जो है। और 1964 में जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको मिला था 1964 में, और 1986 में उनको जो पद्म विभूषण मिला था। 1986 में जो है नृत्य बोल सकते हैं कि चूड़ामणि अवार्ड भी दिया गया था इनको जो है किनके द्वारा? जो है श्री कृष्ण घना सभा के द्वारा। और उसके बाद से जो है कृष्ण घना सभा के द्वारा जो उनको दिया गया था। और 1987 में जो कालिदास सम्मान भी इनको दिया गया था। और 2002 में जो है लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो ये सारे अवार्ड्स आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पूछा गया था 2012 का, 2012 का। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपसे इन सारे अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो है ये आपका क्विक लाइम का जो बेसिकली आपको फॉर्मूला बताना है। CSO4 बेसिकली हम कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को बोलते हैं, CaOH2 का ऑल्टोइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, और CaO बेसिकली आपका ये क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमनली जो किसके नाम से जानते हैं, क्विक लाइम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, ये आपका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेसिकली हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, भुजा हुआ चूना बोलते हैं। आपका ये अगर आपसे पूछा है सिलेक्ट लाइम किसे कहते हैं, भुजा हुआ चूना, तो उसका आंसर आपका जो है CaO2 का होल ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कैल्शियम सल्फेट CSO4, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और CaO इसका होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO आपका जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्विक लाइम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेशन है कि आप इन क्वेश्चन को जो है एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर पाए। आपसे पूछ रहा है कि रोड प्लान के बारे में पूछ रहा है, इंडिया में जो फर्स्ट अटेम्प्ट बोल सकते हैं कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है आपका 1943 में जो लेकर के जो है 1943 से लेकर के 1963 के बीच में बेसिकली आपका ये रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है वो चलाया गया था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका जो रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो आपका ये कौन सा प्लान था, पूना रोड प्लान, या फिर नागपुर रोड प्लान, या फिर बॉम्बे रोड प्लान, या फिर जो है आपका ये लखनऊ रोड प्लान। तो याद रखिए बेसिकली आपका फर्स्ट जो है आपका रोड प्लान था जो है नागपुर रोड प्लान, जो जिसका ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन है 1943 से लेकर के जो है 1963 तक। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, ये आपका फर्स्ट 20 ईयर आप बोल सकते हैं कि ये रोड प्लान था आपका जो है नागपुर रोड प्लान 1943 से लेकर के 1963 तक, 1943 1963 तक। और ये सेकंड 20 ईयर रोड प्लान बेसिकली से हम किसके नाम से जानते हैं, बॉम्बे रोड प्लान के भी नाम से जानते हैं, जो आपके ऑप्शन में था 1961 से लेकर के 1921 तक जो है इसका ड्यूरेशन था। और ये थर्ड रोड प्लान जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, या जो आपका जो है लखनऊ रोड प्लान के नाम से जाना जाता है, थर्ड रोड प्लान जो है जिसका ड्यूरेशन आप बोल सकते हैं कि 1981 से लेकर के 1981 से 2001 तक था इसका ड्यूरेशन। और ये पुणे रिंग रोड, क्योंकि पुणे रोड प्लान भी मेंशन था तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, आपके ऑप्शन में था पुणे रोड प्लान था। तो पुणे रिंग रोड जो आपका बेसिकली जो आपका ये इसका ये कॉन्सेप्शन या इसका जो कॉन्सेप्ट कब आया था, 2007 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अगस्त 2022 से पूछ रहा है आपसे कि जो स्माइल 75 इनिशिएटिव चलाया गया था, वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो आपका जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर स्कीम का। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड कराना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी आपके सोसाइटी में वीकर सेक्शन उनको जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, या फिर जो है इम्प्रूव इम्यूनाइजेशन को इम्प्रूव करना, जो आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके चिल्ड्रेन और उसके बाद से प्रेग्नेंट वुमन इंडिया में, या फिर जो है एसिलरेट करना, बढ़ावा देना, या फिर बोल सकते हैं डेवलपमेंट किसके लिए, जो है बायो फार्मास्यूटिकल को एसिलरेट करना, या फिर जो है बोल सकते हैं कि मेक आवर सिटीज, जो भी आपके सिटीज और टाउन्स है, या फिर जो म्युनिसिपल एरियाज जो है, जो भी उनको क्या बनाना है कि बेगिंग फ्री बनाना है, उनको बेगिंग फ्री बनाना है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो आपका स्माइल 75 जो आपका ये जो लॉन्च किया गया था, बोल सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि जो भी आपके सिटीज और टाउन्स जो है म्युनिसिपैलिटीज एरिया को क्या बनाया जाएगा, बेगिंग फ्री बनाया जाएगा, बेगिंग फ्री बनाया जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। वीरेंद्र कुमार आप बोल सकते हैं कि जो लॉन्च किए थे स्माइल 75 इनिशिएटिव टू मार्क द 75 इयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में बेसिकली इसको मार्क करने के लिए बेसिकली आपके पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम जो आपका ये फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आप स्माइल का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और ये आपका जो है नेशनल पोर्टल है बेसिकली आपका ये इंडिया का, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को जो एलोकेट किया गया था, टोटल बजट आप बोल सकते हैं कि 100 करोड़ फॉर किस प्रोजेक्ट के लिए, स्माइल प्रोजेक्ट के लिए, फॉर अमिंग आपको आने वाले जो बोल सकते हैं कि टिल 2025 से लेकर के 2026 ईयर्स तक कितना एलोकेशन ये दिया गया था बजट, आप बोल सकते हैं कि जो है 100 करोड़। ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, ये आपका जो मार्क करना सिटीज टाउन एंड म्युनिसिपल एरिया को बेगिंग फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 73 एंड 74th अमेंडमेंट जो आपका पास किया गया था पार्लियामेंट में, वो कब पास किया गया था, 1989 में, या फिर जो 1992 में, या फिर 1919 में, या फिर जो 1995 में। तो याद रखिए 73 एंड 74th अमेंडमेंट जो आपका पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा जो है 1992 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, 73 एंड 74 आपका ये किससे रिलेटेड है। तो 1992 में जो है आपका ये पास किया गया था 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो आप ये पास हुआ था 1992 में। और इसके एक्ट के थ्रू आप बोल सकते हैं कि जो
3 में बेसिकली आपका जो है ये आपका जो है पंचायती राज से रिलेटेड था, और ये आपका 74 आपका जो म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था। तो ये आपका जो पंचायती राज में आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशन थे, आपके सेल्फ गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिल रहा था विलेज लेवल पे, और आपके जो म्युनिसिपैलिटीज में हमें देखने को मिल रहा था कि जो आपका सेल्फ गवर्नमेंट्स आप बोल सकते हैं कि टाउन और सिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा था। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था, और 73 आपका जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड था। और दोनों आपके कब हुए थे, आप बोल सकते हैं कि जो है ये एक्ट पास हुआ था 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रोशन कुमारी जो है एक्सपोनेंट है इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम, ये किस इसका जो है वो बोल सकते हैं कि किसकी एक्सपोनेंट है, किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं आपके ये रोशन कुमारी, कथक, ओडिसी या फिर भारतनाट्यम या फिर कथकली। तो याद रखिए रोशन कुमारी जो है किसकी एक्सपोनेंट है, कथक की एक्सपोनेंट है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। रोशन कुमारी का आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये आप लेडीज है ऐसा बोल सकते हैं, और इनका जन्म जो है कब हुआ था, 24 दिसंबर को हुआ था। ये अंबाला हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और ये बोल सकते हैं स्टेट तो इंडिया हो गई। ऑक्यूपेशन इनका क्या, क्लासिकल डांसर है, और ये नोन है किसके लिए जो है, कथक के लिए, और ये इनका घराना क्या है, जयपुर घराना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कहां पे बेसिकली आपका ये सरेगुल फरोसन फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया गया था, मसूरी में या फिर जो है मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर शिमला में। तो याद रखिए ये आपका ये सरेगुल फरोसन फेस्टिवल जो है हेल्ड किया गया था या फिर सेलिब्रेट किया गया था, आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सरेगुल फरोसन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कैपिटल दिल्ली में, मींस बोल सकते हैं इंडिया का कैपिटल आपका दिल्ली है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है सरेगुल फरोसन फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल को हम कॉमनली बोल सकते हैं कि जो इसे हम फूल वालों की शहर के भी नाम से जानते हैं, और ये 3rd एनुअल फ्लावर डे सेलिब्रेशन होता है जो हमें देखने को मिलता है दिल्ली में। और ये आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ये आपका जो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में आपका जब जो आपका प्रोसेशन बोल सकते हैं जुलूस जो होता है वो पाम लीफ फैन के साथ या फिर जो है फैन विद फ्लावर्स के साथ आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये टॉम जो है ना, कहां से लेकर के टॉम ऑफ द ख्वाजा बख्तियार काकी के टॉम जो आपका मेहरौली में हमें देखने को मिलता है, जो वहां से लेकर के आप बोल सकते हैं कि लोगों का जो जुलूस जो होता है वो पाम लीफ के साथ कहां तक उनका बोल सकते हैं कि यात्रा वो लोग करते हैं। तो उनका जुलूस जो होता है बेसिकली जो है ये आपका ख्वाजा बख्तियार काकी जो आपका महरौली में सिचुएटेड है, वहां से लेकर के टेंपल ऑफ द योग माया, जो बहुत बोल सकते हैं कि क्राउडिंग के साथ जो है एक जुलूस सा देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपको जो फेस्टिवल में फूल वालों की शहर में। क्लियर। और ये जो फेस्टिवल आपका जो होता है फर्स्ट ऑनर बोल सकते हैं कि जो है किसके सम्मान में ये बेसिकली आपका ये सेलिब्रेट किया गया था, तो मुगल एम्परर अकबर सेकंड, ये आपके जो है 19th सेंचुरी में। और इसको बैन भी कर दिया गया था बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन जब आप बोल सकते हैं कि जो इसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया था, फिर से जो है रिइंस्टेट भी किया गया था, फिर से जो है ये मनाना स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 1962 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल से रिलेटेड जिनको आप याद रख सकते हैं, आने वाले बोल सकते हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि कहां और कब ये आपका 4th एडिशन जो आपका विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स का जो है वो हेल्ड होगा। विंटर यूथ ओलंपिक की बात हो रही है, विंटर यूथ ओलंपिक यहाँ पे आपको फोकस करना है, ना कि जो है समर यूथ ओलंपिक, यहाँ पे विंटर यूथ ओलंपिक की बात हो रही है। 2024 नानजिंग में या फिर 2026 डकार में या फिर 2023 ब्यूनस आयर्स में या फिर 2024 गैंगवॉन में। तो ये आपका ये विंटर यूथ ओलंपिक्स आपका जो है ये 4th एडिशन देखने को मिलेगा कहां पे, जो है 2024 गैंगवॉन में। क्लियर। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस याद करना है आपको, जो है ये विंटर यूथ ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। यूथ ओलंपिक गेम्स बेसिकली वाईयूजी आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इंटरनेशनल मल्टी इवेंट होता है जो जिसमें आपके जो 15 से लेकर के 18 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये बोल सकते हैं कि ये जो आइडिया जो होते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, जोहान रोजेनजॉफ ने, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 1998 में जो इन्होंने क्या किया था कि इस आइडिया को जो बोल सकते हैं कि ये इस आइडिया को जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट समर वर्जन, यहाँ पे फर्स्ट समर ओलंपिक की बात हो रही है, कहां पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था बोल सकते 2010 में। लेकिन फर्स्ट विंटर वर्जन कहां पे हुआ था, आपका जो इंसब्रुक बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो आपको 2012 में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एडिशन 2012 में आपका हुआ था, बोल सकते हैं कि आपका ये विंटर सीजन किसका जो है आपका यूथ ओलंपिक का, जो इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में देखने को मिला था। सेकंड आप बोल सकते हैं जो है लीले हैमर में जो है ये बेसिकली आपका नॉर्वे में लोकेटेड है, यहाँ पे हुआ था आपका जो 2016 में। और ये 2020 में आपका ये 3rd एडिशन था जो लुज़र्न स्विट्जरलैंड में देखने को मिला था। और ये आपका जो 2024 का जो आपका ये
विंटर सीजन है वो कहाँ देखने को मिला, गैंगवॉन साउथ कोरिया में देखने को मिलेगा। तो ये आपका ये 4th एडिशन होगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से जो है इस सारे पॉइंट्स को जो अच्छे से आप याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में या फिर आने वाले एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2012 2011 2011 के सेंसस, ना कि 2012 के 2012 के सेंसस के अनुसार आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या जो है किस स्टेट का था इंडिया में, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जो है गोवा। तो सीधा सा आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम का जो है सबसे लोवेस्ट बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। 2011 में जो सबसे, अगर मैं बात करूं कि जो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की सबसे अधिक जनसंख्या किसका था, तो आप बोल सकते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश का था, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का था। तो आप याद रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या थे, आपसे पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, बिजनेसमैन थे या फिर डॉक्टर थे या फिर सोल्जर थे या फिर जो है बोल सकते हैं ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो क्या थे वो, बिजनेसमैन थे। ऑप्शन ए आपका जो है फर्स्ट आपका वो करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 4 सितंबर 1825 से लेकर के 30 जून 1970 तक इनका जो है लाइफ ड्यूरेशन रहा है, जीवन काल आप बोल सकते हैं। उसके बाद से जो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किन्हें कहते हैं, दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं। और ये आप बोल सकते हैं कि जो ये अनऑफिशियल एम्बेसडर भी थे इंडिया के, और ये बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल लीडर, और ये मर्चेंट थे। क्या थे आपके, मर्चेंट थे, बिजनेसमैन आप बोल सकते हैं, स्कॉलर भी थे, और ये राइटर भी थे, जिन्होंने बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स से दूसरी बार, और या फिर बोल सकते हैं 9वीं बार, 9 टाइम, या फिर जो है 22वीं 22nd प्रेसिडेंट बने थे। किसके, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1886 से में, और उसके बाद से जो 1893 में, और उसके बाद से 1906 से, और बोल सकते हैं 1907 में। तो ये बेसिकली आपके 3 बार कब बने थे, कब बने थे आपके ये प्रेसिडेंट आईएनसी के, 1886 में, 1886 में, उसके बाद से 1893 में, और उसके बाद से 1906 में। तो इनको ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ये आपके जो लिबरल पार्टी मेंबर बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट जो आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से क्या हुए थे आपके ये सदस्य भी चुने गए थे। और आप इनकी इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके एग्जाम से फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसके लेखक कौन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप बोल सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जी का ये पर्टिकुलर बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका चोला डायनेस्टी से, जो आपका जो है वेटी टैक्स जो है, वेटी टैक्स जो होता है, मेंशन है आपके जो है इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोला डायनेस्टी। ये बेसिकली जो है किस फॉर्म में लिया जाता था, क्रॉप्स के फॉर्म में, या फिर जो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में, या फिर कैश के फॉर्म में, या फिर जो है फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में। तो बेसिकली वेटी टैक्स लिया जाता था चोला डायनेस्टी में। और ये क्या करवाया जाता था, जो है बोल सकते हैं कि फोर्स्ड लेबर से बेसिकली इस तरीके से वो लिया जाता था, ना ही क्रॉप के रूप में, ना ही फसल के रूप में, ना ही लैंड रेवेन्यू के रूप में, ना ही कैश के रूप में। ये फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपका ये फार्मर है, उससे क्या किया जाता था कि जो है इस टैक्स के बदले उनको जो है वो काम करना पड़ता था, जो है उसी को बोलते हैं फोर्स लेबर। वेटी टैक्स जो है इसका मीनिंग ही क्या होता है, वेटी मींस आपका जो होता है फोर्स्ड लेबर ही होता है। और ये काइंड ऑफ टैक्स था बोल सकते हैं चोला एम्पायर में। और ये वेटी टैक्स जो है बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड लेबर। ये कैश में नहीं लिया जाता था, ये कैश में नहीं लिया जाता था, फोर्स्ड लेबर के रूप में ही लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और ये वाटर से रिलेटेड है। वाटर बोले तो H2O। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वाटर से रिलेटेड? आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है, वाटर एक प्रकार का जो साइक्लिक रिसोर्स है, या फिर वाटर में केवल और केवल एक ही स्टेट हमें देखने को मिलता है, या फिर वाटर एक प्रकार का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, या फिर वाटर एक प्रकार का जो बायोटिक रिसोर्स है। तो याद रखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो वाटर एक प्रकार का साइक्लिक रिसोर्स है। यस, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कैसे करेक्ट है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपका ये वाटर है, ये आपका ये वाटर पॉन्ड में आपका प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि वाटर के में क्या होगा कि इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन के थ्रू आपका वाटर क्या होता है कि आपका जो वाष्प बन के जो है वो ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इसका कंडेंसेशन होता है। और एक कंडेंसेशन जब होता है तो संघनन होता है। बेसिकली हम कंडेंसेशन को संघनन बोलते हैं। तो ये कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है कि आपका वाटर जो होता है वो जमीन पे नीचे गिरता है, किसके रूप में, जो है बारिश की बूंदों के रूप में। और ये फिर जो वाटर जो होता है कहां चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, वाटर टेबल में चला जाता है। तो ये आप ये देख रहे हैं। और फिर ये वाटर टेबल से हम क्या करते हैं कि इस वाटर टेबल को जो नीचे ग्राउंड वाटर जो है उसको हम क्या करते हैं कि इसको हम फिर से वो क्या करते हैं कि जो है हैंड पंप के थ्रू इसको हम बाहर निकालते हैं, और इसको हम यूज करते हैं, बोल सकते हैं कि ये बेसिकली डिफरेंट कामों में। तो एक प्रकार का एक साइकिल चल रहा होता है। तो ये एक प्रकार का वाटर क्या है कि एक साइक्लिक रिसोर्स होता है। वाटर क्या एक प्रकार का जो साइक्लिक रिसोर्स होता है। वाटर में केवल और केवल एक स्टेट देखने को मिलता है नहीं। वाटर की अगर मैं बात करूं तो मैटर का ये आपका ये मैटर एक टर्म होता है आपका मैटर, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। और एक वर्ड होता है आपका द्रव, द्रव जिसे लिक्विड बोलते हैं। तो मैटर के 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेसिकली आपका ये वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है।
वाटर आपका जो है वो लिक्विड होता है और ये 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आपका ये वाटर जो एग्जिस्ट करता है। सॉलिड बोले तो वाटर, सॉलिड बोले तो वाटर का क्या पार्ट हो जाता है, आपका पार्ट हो जाता है आइस, बर्फ जो होगा आपका ये वाटर का ये सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड तो हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, और उसके बाद से गैस में क्या होता है कि जो कंडेंसेशन हो गया तो ये आपका जो है ये आप बोल सकते हैं कि आपका वाष्प के रूप में आपका ये वाटर क्या होता है कि ऊपर हमें देखने को मिलता है, ये आपका गैसियस फेज होता है, किसका जो है वाटर का। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वन स्टेट मेंशन है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वाटर एक प्रकार का जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये आपका जो है वाटर क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नहीं ये आपका जो है वाटर जो है बोल सकते हैं कि ये आपका ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो इनकरेक्ट है। और ये वाटर एक प्रकार का जो है एक बायोटिक रिसोर्स है। वाटर एक प्रकार का जो है ये कौन सा रिसोर्स है आपका, ये बायोटिक रिसोर्स है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। कैसे इनकरेक्ट होगा मैं आपको बता दूं। ये बायोटिक रिसोर्स मींस व्हाट, बायोटिक रिसोर्स मींस आप बोल सकते हैं कि जो है जिसमें क्या हो कि जिसमें दो टाइप्स के आपके जो है कंपोनेंट्स होते हैं आपके इकोसिस्टम में, एक एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और सेकंड आपका जो है बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट मींस व्हाट, बायोटिक कंपोनेंट जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी सजीव जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। तो ये आपका वाटर क्या होता है, वाटर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होता नहीं है, तो वाटर आपका एबायोटिक फैक्टर होता है। इट मींस ये एक प्रकार का जो है एबायोटिक रिसोर्स होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन कौन सा रिसोर्स है, सन कौन सा रिसोर्स है, तो सन भी एक प्रकार का एबायोटिक रिसोर्स होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जो आपका सॉइल जो होता है, सॉइल कौन सा फैक्टर होता है, सॉइल फैक्टर भी बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का एबायोटिक फैक्टर होता है। एबायोटिक फैक्टर या फिर एबायोटिक रिसोर्स बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड, फोर्थ और ये आपके 2, 3, 4 इनकरेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और यही स्टेटमेंट में आपसे पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चाइनीज जो बुद्धिस्ट है ग्रिम जुआनजेंग, जिसे हम ह्वेनसांग भी कहते हैं, ये इंडिया में कब आए थे, इंडियन कॉन्टिनेंट में कितने साल पहले आए थे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना किस तरीके से पूछ रहा है आपके एसएससी एग्जाम्स में। 1100 इयर्स, 1100 साल पहले या फिर 1700 साल पहले या फिर जो 2000 साल पहले या फिर जो है 1400 साल पहले। तो याद रखिए आपके ह्वेनसांग जो आए थे आपके इंडिया में जो है वो 1400 साल पहले आए थे। और आपको याद रखना है जुआनजेंग या फिर ह्वेनसांग के भी नाम से, और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे आपकी ये ह्वेनसांग। क्लियर, 7th सेंचुरी में आए थे, चाइनीज बुद्धिस्ट थे, आप बोल सकते हैं कि मॉन्क, स्कॉलर और ट्रैवलर, बोल सकते हैं ट्रांसलेटर भी थे। और ये कब आए थे, आप बोल सकते हैं कि 629 619 से 645 सी के बीच में आए थे। और ये इन्हें बोल सकते हैं कि दो आपके और भी आए थे, इनको भी आप इनका नाम आप याद रखेंगे। फाहियान भी आए थे, जो फाहियान जो कब आए थे 1600 साल पहले आए थे। फाहियान जो 1600 साल पहले आए थे। और ये आपके ये जुआनजेंग जिसे हम बोल सकते हैं कि जो है ह्वेनसांग कह रहे हैं वो आपके 1400 साल पहले आए थे। तो ये स्टेटमेंट से आपका जो पर्टिकुलर एसएससी के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपको बेसिकली क्या करना है कि एग्जांपल बताना है। ये जो आपका डिकम्पोजर्स जो होते हैं आपके जो है पॉन्ड के, तालाब के जो है कहाँ देखने को मिलता है, बॉटम में, तली में देखने को मिलता है। तो आपके कौन आपके एग्जांपल होंगे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो आप बोल सकते हैं सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। तो आपके कौन से होंगे जो आपके पॉन्ड के तली में देखने को मिलता है। तो जूप्लैंक्टन या फिर जेलीफिशेस या फिर फ्लैजलेट्स या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन्स, तो बेसिकली आपके फ्लैजलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैजलेट्स। फ्लैजलेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म को फ्लैजलेट्स कहते हैं। फ्लैजलेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, जिनका लोकोमोशन जो होता है, जिनका गमन अंग जो होता है वो क्या होता है, आपका फ्लैजला होता है। क्या होता है, फ्लैजला होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी जो फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म को देखा होगा तो उसमें एक यूग्लिना का नाम आता है, यूग्लिना। यूग्लिना में जो बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन या जो गमन अंग जो होता है, गमन अंग जो होता है वो फ्लैजला होता है। तो आपका यूग्लिना कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, यूग्लिना आपका फ्लैजलेट्स हो जाएगा। बेसिकली आपके डायनोफ्लैजलेट्स भी होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्लैजलेट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें हमें देखने को मिलता है बोल सकते हैं कि जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैजला। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का नाम आप याद रख सकते हैं, भी फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, बैलेंटिडियम। बैलेंटिडियम में भी लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या हमें देखने को मिलता है, बैलेंटिडियम में भी लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैजला देखने को मिलता है। ओके, और उसके बाद से आप याद रख सकते हैं पैरामीशियम में बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सिलिया होता है। उसके बाद से जो अमीबा में क्या होता है, तो स्यूडोपोडिया होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड फ्लैजलेट्स हो जाएगा। आपको फोकस करना है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन की अगर मैं बात करूं तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये कहां नजर आते हैं, आपके ओशियन एंड फ्रेश वाटर्स इकोसिस्टम में आपको ये नजर आएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, तो ये फ्लोटिंग होते हैं और ये वीकली बोल सकते हैं कि जो है अच्छे तरीके से वो तैर नहीं पाते,
वीकली स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, और ये बोल सकते हैं कि आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कौन? आपके जूप्लैंक्टन हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और ये जेलीफिश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जेलीफिश जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली जो फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, और इस फाइलम सिलेंट्रेटा से बेसिकली आपका जेलीफिश बिलोंग करता है। जेलीफिश बेसिकली ओवेलिया का कॉमन नेम होता है। क्या होता है? ओवेलिया का कॉमन नेम होता है जेलीफिश। और आपको कंफ्यूज नहीं होना अरेलिया से। अरेलिया क्या होता है? अरेलिया का कॉमन नेम बेसिकली आपका सीफर होता है। क्या होता है? सीफर होता है। अरेलिया का कॉमन नेम सीफर होता है, लेकिन आपका जो ओवेलिया का जो कॉमन नेम क्या होता है? आपका जेलीफिश होता है। और यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर इमेज जो आपका ये ओवेलिया का होता है। और ये पॉन्ड इकोसिस्टम में जो भी डिकम्पोजर्स जो होते हैं स्पेशली आपके कहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की नीचे की तली में आपको देखने को मिलेगा, और वो आपके जो है वो फ्लैजलेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि आपको जो है सेट ऑफ रिटन रूल्स जो हमें देखने को मिलता है, एक्सेप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा जो है एक कंट्री के अंदर। वो क्या होता है? आपका जो सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है, लिखा हुआ बोल सकते हैं कि नियम कानून होता है। वो लोगों के द्वारा जो है, जो कंट्री में जो भी लोग प्रेजेंट है उनको एक्सेप्ट किया जाता है उनके द्वारा। तो बेसिकली वो क्या होता है? रिट होता है, या फिर डॉक्यूमेंट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बिल। तो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से फोकस करना है, जो रिट के बारे में मैं कुछ बता दूं। रिट बेसिकली क्या होता है? रिट्स को बेसिकली आप बोल सकते हैं कि रिटन ऑर्डर होता है बेसिकली आपका ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है, जो कमांड्स बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है आपके इंडियन सिटीजंस के अगेंस्ट होता है। और जो आपका वायलेशन, अगर आपका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो बेसिकली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? रिट जारी किया जाता है। और आर्टिकल 32 के द्वारा आपका जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है रिट जारी कर सकता है। और आपका बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है बेसिकली उसी पावर, या फिर बोल सकते हैं कि रिट को जो है पावर, रिट जो है जारी करने का आदेश जो होता है बेसिकली हाई कोर्ट जो होता है किस आर्टिकल के तहत करता है? आप बोल सकते हैं कि जो है आर्टिकल 226, इट मींस 226 के तहत, 226 के तहत आपका जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है, जारी कर सकते हैं या फिर करता है। और उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 32 के तहत आप बोल सकते हैं कि जो है रीट जारी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, आर्टिकल 32 और उसके बाद से जो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। आर्टिकल अगर मैं बात करूं, रीट आपके 5 रीट्स होते हैं। 5 रीट्स का नाम मैं बता दूं, हेबियस कॉर्पस होता है, सेकंड आपका मैंडेमस होता है, थर्ड आपका प्रोहिबिशन होता है, फोर्थ आपका सर्टियोरेरी होता है, फिफ्थ आपका जो है की वारंटो होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का एक्चुअल मीनिंग आप बोल सकते हैं कि टू हैव द बॉडी ऑफ, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। और उसके बाद से मैंडेमस का मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है रीट का वी कमांड, वी कमांड। और आपका प्रोहिबिशन का क्या होता है? प्रोहिबिशन का जो है इज टू फॉरबिड, क्या होता है? टू फॉरबिड होता है प्रोहिबिशन का। और सर्टियोरिटी का जो है एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आप बोल सकते हैं कि जो है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, या फिर बोल सकते हैं कि टू बी इन्फॉर्म, टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। और उसके बाद से की वारंटो का क्या मीनिंग होता है? की वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रीट से रिलेटेड, जिसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया। आने वाले एग्जाम से बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज है आपका ई कॉमर्स का। फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है कॉस्ट सेविंग, या और उसके साथ साथ जो प्राइस रिडक्शन, या फिर जो लेट रिस्पांस टू कस्टमर नीड्स। लेट रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिलता है इसमें जो है ई कॉमर्स में, ये आपका जो एडवांटेज नहीं होगा, हमें जो है फटाक से रिस्पांस देखने को मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। वाइडर चॉइस होता है हमें जो है ई कॉमर्स का, बोल सकते हैं कि एडवांटेज है। और ये इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज बोल सकते हैं कि हमें ये देखने को मिलता है, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। तो बेसिकली ये आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, ये कुछ एडवांटेजेस है ई कॉमर्स के। फास्टर बाइंग प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, स्टोर एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन हमें देखने को मिलता है, कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिलता है, अफोर्डेबल एडवर्टाइजिंग, उसके साथ साथ मार्केटिंग भी हमें देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। और नो रिच लिमिटेशंस, कोई भी बहुत बोल सकते हैं कि नो रिच लिमिटेशंस, ये भी एक क्या है कि आपका जो है आपका एडवांटेज है ई कॉमर्स का। प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन देखने को मिलता है, फास्टर रिस्पांस टू बायर्स, या बोल सकते हैं इसका एडवांटेज है फास्टर रिस्पांस टू बायर्स एंड मार्केट किसके लिए? डिमांड्स के लिए। और ये सेवरल पेमेंट मोड्स में देखने को मिलता है, और ये इनेबल्स इजी एक्सपोर्ट्स होता है। बेसिकली आपके क्या है कि ई एडवांटेज है आपके जो है ई कॉमर्स के एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि एनसीजीजी के बेसिकली आपके जो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जो है किनको जो है अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल, आप बोल सकते हैं कि जो है सितंबर 2022 में तरुण कपूर को, या फिर राजीव वाल को, या फिर प्रलय मंडल को, या फिर भरत लाल को। तो किनको अपॉइंट किया गया था? एनसीजीजी के, तो भरत लाल जी को अपॉइंट किया गया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं भरत लाल उनको अपॉइंट किया गया था, सितंबर 2022 का ये न्यूज था। राजीव वाल के बारे में आप याद रख सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया था आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल, कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए।
और ये जो है प्रलय मंडल के बारे में आप याद रख सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको जो सीएसबी बैंक का जो है वो अपॉइंट किया गया था। और उसके बाद से आप याद रख सकते हैं तरुण कपूर को जो है इनको अपॉइंट किया गया था एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर बने थे आपके जो है वो तरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुल्तान, ये जो गजनी के सुल्तान आपके महमूद ऑफ गजनी बोल सकते हैं कि किसके कंटेम्पोररी थे, किस चोला किंग के, राज राजा फर्स्ट या फिर जो है राजेंद्र सेकंड या फिर जो है राज धीरज या फिर जो है राजेंद्र फर्स्ट। तो ये किसके कंटेम्पोररी थे आपके जो है राजेंद्र फर्स्ट के कंटेम्पोररी थे। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये सुबुक्तगिंस के क्या थे कि आपके ये पुत्र थे आपके ये गजनी ऑफ महमूद, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये बोल सकते हैं इनका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे आपके जो गजनी के, और इनका ये बोल सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1 मार्च 998 से लेकर के जो है 30 अप्रैल 1030 तक। और राजेंद्र चोला फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका ड्यूरेशन क्या था 1012 से लेकर के 1044 एडी तक। और उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने जो न्यू कैपिटल सिटी बनाई जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, गंगईकोंडा सोलापुरम के नाम से जानते हैं। और इनको जो है ये किसके बोल सकते हैं किसकी विक्ट्री को जो सेलिब्रेट करने के लिए ये उन्होंने जो है ये कैपिटल बनाया था। तो उन्होंने डिफीट किया था किसको, जो है महिपाल, जो आपके जो है ये पाल किंग के बोल सकते हैं कि बंगाल के जो पाल राजा थे उनको ये डिफीट करने के बाद जो है ये बेसिकली जो है ये कैपिटल के न्यू कैपिटल बनाई थी गंगईकोंडा सोलापुरम। और ये आपके जो है पाल किंग बोल सकते हैं बंगाल और बिहार के ये बेसिकली आपका ये पाल रूलर थे। क्लियर, महिपाल। और सेकेंड आपका जो उन्होंने बनाया था बेसिकली 16 माइल्स लॉन्ग और 3 माइल्स वाइड आपका जो आर्टिफिशियल लेक, और आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका मैनमेड लेक्स था इंडिया में। और ये राज राजा फर्स्ट का आप ड्यूरेशन याद रख सकते हैं आपका जो है राज राजा फर्स्ट, ये आपके जो है 985 से 1014 एडी तक। और उसके बाद से जो है आपका ये सेकेंड ऑप्शन है आपका जो राजेंद्र सेकेंड, ये आपका जो 1054 से 1063 तक। और उसके बाद से जो है राज धीरज का ड्यूरेशन था आपका जो 1044 से 1054 एडी तक। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि अप्रैल 2022 में जो बेसिकली एक स्कीम जो है उसको सेलेक्ट किया गया था, किस स्कीम को जो है पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के लिए, किसमें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, स्माइल को या फिर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर उड़ान को या फिर जो मेक इन इंडिया। तो किसको सिलेक्ट किया गया था, उड़ान स्कीम को, जो उड़े देश का आम नागरिक को जो इसको जो है वो सिलेक्ट किया गया था इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं, ये आपका जो है पूरे देश का आम नागरिक, ये आपका उड़ान होता है। और ये आपका जो है स्कीम है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसको जो है सेलेक्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिशन 2022 के लिए बेसिकली इनको दिया गया था। ओके। और इनका कैटेगरी बोल सकते हैं इनोवेशन की कैटेगरी में, स्माइल भी आपका ऑप्शन में था, इसका ऑप्शन में आप बोल सकते हैं कि जो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। और उसके बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप याद रख सकते हैं, इनको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 22 जनवरी 2015 में, कहां पे जो है पानीपत हरियाणा में। और मेक इन इंडिया के बारे में आप याद रख सकते हैं, एक प्रकार का ऐसा इनिशिएटिव होता है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो क्या करता है कि आप जो क्या करो मैन्युफैक्चरिंग करो, कहां पे इंडिया में ही आप क्या करो उसको मैन्युफैक्चरिंग करो। और डेट ऑफ लॉन्चिंग इस पर्टिकुलर स्कीम का कब था जो है मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014। ये आपका जो 2014 का स्कीम है आपका ये मेक इन इंडिया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम जो है मेक इन इंडिया जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्टेट का, सुंदरबन डेल्टा जो है बेसिकली किसका होम है, आप बोल सकते हैं किस फॉलोइंग एनिमल का, एशियाटिक चीता का या फिर एशियाटिक लायंस का या फिर रॉयल बंगाल टाइगर का या फिर जो ब्लैक पैंथर का। तो सुंदरबन डेल्टा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए बोल सकते, किसका ये होम माना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर का माना जाता है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रख सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोल सकते हैं कि एक मैंग्रोव एरिया होता है, डेल्टा ये हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है डेल्टा। और ये आपका जो है यहाँ पे 3 रिवर बेसिकली आप मैच करती है, आप बोल सकते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र और उसके बाद से आपका जो है मेघना रिवर। तो ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, ये आपका जो है सुंदरबन डेल्टा। और ये आप बोल सकते हैं क्लोज्ड और ओपन मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर डेल्टा में। और ये सुंदरबन जो होता है यूनिवर्सल आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस होता है, ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग आपको जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से गंगेस और उसके बाद से इरावदी डॉल्फिन्स देखने को मिलेगा, रेस्टोरेंट क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपका इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, आपके बोल सकते हैं कि ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और ये केवल और केवल मैंग्रोव हैबिटेट जो होता है जिसमें आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ जो आपके पैंथेरा टाइग्रिस स्पीसीज हमें देखने को मिलता है। क्लियर।
इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का जो पर्टिकुलर शिफ्ट जो हुआ था 2 दिसंबर 2022 को, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। 5:15 पीएम से लेकर के 6:15 पीएम तक ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था, जिसके जो भी आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे गए थे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस पूरे सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेट में। थैंक यू वेरी मच।